जय हिंद दोस्तों। आज का सेशन में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसे कि हम लोग अहमदाबाद डिवीज़न का जेई CNW डिपार्टमेंटल क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि 10 फरवरी 2024 को कंडक्ट हुआ था। तो ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर जो है हम लोग 55 तक सॉल्व कर लिए थे। इसमें आज हम लोग 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो आप लोग भी, जो भी फ्रेंड्स फर्स्ट टाइम के लिए वीडियो वॉच करेंगे, ज़रूर पेन पेपर लेकर रेडी रहिए। आप अपना खुद का टेस्ट खुद ले सकते हैं और कमेंट सेक्शन में आपका जो आंसर सिक्योर किए हैं वो आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, 56 नंबर क्वेश्चन से हम लोग आज शुरू करते हैं। तो जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं 56 नंबर क्वेश्चन में आप लोग के लिए क्वेश्चन है, ISO में बी इम्प्लीमेंटेड इन। यहीं पर देखिए, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन जो है, ये यहीं पर पूछ रहा है कि कौन सा आप लोग का जो नीचे में दिया गया ऑप्शन में ये इम्प्लीमेंटेड लागू किया जा सकता है, इम्प्लीमेंटेड हो सकता है। तो जैसे कि यहीं पर देख रहे हैं, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन बड़े संगठन में, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन छोटे संघ में, MSME में, तो यहाँ ऑल ऑफ दीच हो जाएगा ऑप्शन। आप लोग डी के साथ चलिए। तो यहीं पर आप लोग का जो MSME है, यहीं पर देख सकते हैं, इसका भी आप लोग पूर्ण रूप जानना जरूरी है। MSME आप लोग का जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME बोला जाता है, तो इसका मतलब हो गया आप लोग का माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। तो यहीं क्वेश्चन के अनुसार ISO जो आप लोग का इम्प्लीमेंटेड होगा, यहीं पर आप लोग का लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, मीडियम ऑर्गेनाइजेशन सभी में इम्प्लीमेंटेड होगा, लागू होगा। नेक्स्ट चलते हैं। व्हेन ए क्रेन इज एडेड इन ERT फॉर्मेशन, जब हम लोग 140 टन BD क्रेन को ऐड कर देंगे, प्लस कर देंगे एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन में, तो ये आप लोग का A क्लास ERT हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, आप लोग का इसमें 140 टन BD क्रेन रहेगा। इन टर्म्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सीडेंट इज करेक्ट। यहीं पर देखिए आप लोग का ऑप्शन में दिया गया है, रेलवे का एक्सीडेंट का आप लोग का टाइप दिया गया है। तो इसमें मैचिंग हो रहा है कि नहीं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो देखिए यहीं पर आप लोग का ए जो आप लोग का क्लासिफिकेशन क्लास A आप लोग का जो एक्सीडेंट है कोलिजन, यहीं पर देखिए आप लोग का मैचिंग है कि नहीं। उसी हिसाब से आप लोग का A क्लास मैचिंग है। नेक्स्ट चलते हैं, A क्लास पर कोलिजन हो जाएगा। जो टक्कर होता है आप लोग का हेड ऑन कोलिजन, साइड ऑन कोलिजन, तो ये सब कोलिजन के अंतर्गत आप लोग का A क्लास के अंतर्गत आता है। B क्लास में फायर इन ट्रेन में आग लग जाना। D क्लास जो होता है आप लोग का, यहीं पर डिरेलमेंट होता है। तो यहीं पर आप लोग का सही ऑप्शन आप लोग का D हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोग का रेलवे आप लोग का एक्सीडेंट जो टाइप से, रेलवे में जो एक्सीडेंट टाइप से टोटल टाइप से आप लोग का टोटल जो क्लासिफिकेशन किया गया है, टोटल टाइप से आप लोग का 16 टाइप से, जिसमें कि आप लोग का इंग्लिश का कैपिटल लेटर A to R तक किया गया है, जिसमें कि आप लोग का INO कैटेगरी का कोई भी आप लोग का एक्सीडेंट नहीं है। INO कैटेगरी का ये भी जरूर याद रखें। इन टर्म्स ऑफ रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल इज ए टाइप ऑफ। देखिए आप लोग का जो रेलवे एक्सीडेंट मैनुअल है, इसमें जो हम लोग क्लासिफिकेशन किए हैं, तो इसमें जो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल जो है, तो यहीं पर आप लोग का कौन सा कैटेगरी में आता है, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो आप लोग का जो हम लोग ब्लॉक सेक्शन को आप लोग उल्लंघन करते हैं, ब्लॉक सेक्शन में घुस जाते हैं, तो यही जो आप लोग का जो एक्सीडेंट इसको माना जाता है। तो इसका आप लोग का क्लासिफिकेशन को आप लोग देखेंगे, तो यहीं पर आप लोग का जो सही आंसर यहीं पर जो होगा आप लोग का ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल जो है, ये एक टाइप का आप लोग का
इंडिकेटिव एक्सीडेंट है, ये एक टाइप का आप लोग का इंडिकेटिव एक्सीडेंट है। तो आप लोग का जो इंडिकेटिव एक्सीडेंट है ये देख लीजिए, यहीं पर आप लोग का जो इंडिकेटिव टाइप है इसमें आप लोग का 3 कैटेगरी में भाग कर दिया है। तो एफ क्लास, जी क्लास और एच क्लास, ये 3 क्लास में आप लोग का भाग कर दिया है। तो यहीं पर आप लोग का जो ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स है, आप लोग का ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स, आप लोग ब्लॉक सेक्शन को आप लोग को तोड़ के एंटर करते हैं, ब्रीच ऑफ ब्लॉक रूल्स। ये आप लोग का जी क्लास का एक्सीडेंट है, ये भी आप लोग याद रखिए, जो कि एक इंडिकेटिव टाइप का एक्सीडेंट है, सांकेतिक दुर्घटना है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट ऑफ पैसेंजर ट्रेन इन्वॉल्विंग लॉस ऑफ ह्यूमन लाइफ द एक्सीडेंट इंक्वायरी शॉल बी हेल्ड बाय। यहीं पर देखें, जब भी कोई आप लोग का एक्सीडेंट हो जाता है, इसमें आदमी मर जाते हैं, कैजुअल्टी हो जाता है, तो यही कंडीशन में इसका जो इंक्वायरी होता है वो CRS करते हैं आप लोग का कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी, जो कि आप लोग का ये भी क्वेश्चन आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, ये मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के आप लोग अंडर में काम करते हैं, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अंडर में आप लोग का आते हैं CRS, कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी। ये भी बात आप लोग जरूर याद रखें, ये भी क्वेश्चन में आ रहा है। द अमाउंट ऑफ एक्स ग्रासिया रिलीफ इज पेड टू बोनाफाइड पैसेंजर इन्वॉल्व इन ट्रेन एक्सीडेंट इन केस ऑफ, जब भी कोई आप लोग का एक्सीडेंट होता है, जो भी पैसेंजर आप लोग का ये एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो उनको जो एक्स ग्रासिया दिया जाता है, यहीं पर ट्रेन दुर्घटना के मामले में शामिल निम्नलिखित वास्तविकता यात्रियों को अनुग्रह राहत राशि जो दिया जाता है, एक्स ग्रासिया दिया जाता है, अनुग्रह राहत राशि जो आप लोग का भुगतान किया जाता है, तो ये किस किस को दिया जाता है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो पहले दिया है डेथ का केस में, अगर मौत हो जाता है, और आप लोग का ग्रीवियस इंजरी, आप लोग का सीरियस इंजरी होता है, गंभीर इंजरी हो जाता है, गंभीर चोट होता है, आप लोग का एक तो मौत हो जाता है और एक तो आप लोग का गंभीर चोट होता है, ग्रीवियस इंजरी होता है। तो बोथ कंडीशन में ये आप लोग का जो एक्स ग्रासिया जो रिलीफ अमाउंट दिया जाता है, अनुग्रह राहत राशि दिया जाता है आप लोग का तो ये आप लोग का ऑप्शन 1, 2 बोथ आप लोग का हो जाएगा, या तो आदमी का मौत हो जाता है या आप लोग का गंभीर रूप से चोट होता है। यही कंडीशन में, बोथ कंडीशन में आप लोग का राहत राशि दिया जाता है। आईओडी इज डिफाइंड एज, ये देखिए आईओडी का फुल फॉर्म होता है, यहीं पर इंजरी ऑन ड्यूटी होता है, इंजरी ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान आप लोग अगर इंजर्ड हो जाते हैं तो इसको आप लोग का जो आईओडी फॉर्म में आप लोग का सुपरवाइजर का साइन करके इनको आईओडी दिया जाता है। यही कंडीशन में वो मेडिकल एडमिट होकर उनका ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो आईओडी का फुल फॉर्म यहीं पर हो जाएगा इंजरी ऑन ड्यूटी हो जाएगा, ड्यूटी के दौरान जो आप लोग का इंजरी होता है, कुछ भी आप लोग का कुछ एक्सीडेंट होता है, इंजर्ड हो जाते हैं, तो यही कंडीशन में आप लोग को आईओडी प्रोवाइड किया जाता है। इन केस ऑफ एक्सीडेंट ड्यू टू डिरेलमेंट्स ऑफ रोलिंग स्टॉक व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहीं पर पूछ रहा है एक्सीडेंट के दौरान जब आप लोग का डिरेलमेंट हो जाता है, आप लोग का डिरेलमेंट रोलिंग स्टॉक का डिरेलमेंट हो जाता है, तो यहीं पर आप लोग का स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो यहीं पर देखेंगे तो कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का सही है। तो जैसे कि आप लोग का देखिए दिया गया है पहला स्टेटमेंट में, मेजरमेंट ऑफ रोलिंग स्टॉक शैल बी टेकन, आप लोग का यहीं पर मेजरमेंट लिया जाएगा रोलिंग स्टॉक का। आप लोग का जब भी दुर्घटना हो जाता है तो रोलिंग स्टॉक का सभी प्रकार का मेजरमेंट लिया जाता है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रैक मेजरमेंट शैल बी टेकन, ट्रैक का भी हम लोग मेजरमेंट लेंगे, दोनों ही आप लोग का लेना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहीं पर यही कंडीशन में ऑल ऑफ द एबव हो जाएगा, दोनों ही स्टेटमेंट आप लोग के लिए सही है। ट्रैक का भी मेजरमेंट लीजिए। सॉरी फ्रेंड्स, और एक स्टेटमेंट दिया है
तो यहीं पर स्केच ऑफ एक्सीडेंट साइल शॉल बी ड्रॉन। यहीं पर देखिए पूछ रहा है कि आप लोग का स्टेटमेंट, तीसरा स्टेटमेंट भी दिया है, तो तीसरा स्टेटमेंट में आप लोग को बोल रहा है स्केच आप लोग को करना है, इसका ड्राइंग करना है, जो भी एक्सीडेंट साइट हुआ है इसका भी जरूर स्केच करना है। तो आप लोग को रोलिंग स्टॉक का मेजरमेंट लेना है, ट्रक का मेजरमेंट लेना है और आप लोग का ड्राइंग साइट का स्केच भी आप लोग को बनाना है। तो यहीं पर आप लोग का ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा, तीनों ऑप्शन ही आप लोग का सही है। याद रखिए एक्सीडेंट के दौरान रोलिंग स्टॉक का मेजरमेंट कीजिए, कोच वागन जो भी अफेक्टेड हुआ है उसका तो मेजरमेंट लेंगे, उसके बाद ट्रक का मेजरमेंट लेंगे और ड्राइंग जो आप लोग करेंगे एक्सीडेंट साइट का ड्राइंग भी बनाना पड़ेगा, स्केच बनाना पड़ेगा। इन ए जॉइंट और इंटर डिपार्टमेंटल एक्सीडेंट इंक्वायरी द प्रेसिडेंट ऑफ द कमिटी शैल बी। जब भी आप लोग का एक्सीडेंट हो जाता है तो यहीं पर जो जॉइंट या इंटर डिपार्टमेंटल एक्सीडेंट जो इंक्वायरी होता है इसमें आप लोग का प्रेसिडेंट कौन चुने जाते हैं, संयुक्त या अंतर विभागीय जो आप लोग का दुर्घटना जांच में समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, यहीं पर आप लोग का चेयरमैन कौन होते हैं। तो चेयरमैन जो होते हैं सीनियर मोस्ट ऑफिसर, यहीं पर जो सीनियर मोस्ट ऑफिसर रहेंगे वही आप लोग का जो जांच होगा, जो एक्सीडेंट आप लोग का कमेटी जो है विभागीय दुर्घटना में, जो इसका अध्यक्ष जो होंगे यहीं पर सीनियर मोस्ट ऑफिसर हो जाएंगे और मेंबर ऑफ द कमिटी जो भी आप लोग का यहीं पर सीनियर मोस्ट जो ऑफिसर होंगे वही आप लोग का प्रेसिडेंट हो जाएंगे जॉइंट इंटर डिपार्टमेंटल एक्सीडेंट इंक्वायरी का। तो यहीं पर आप लोग ऑप्शन सी के साथ चलिए। Which one of the following is a part of 140 टन डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का 140 टन जो आप लोग का बीडी क्रेन ब्रेकडाउन क्रेन रहता है, डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन, इसका आप लोग का पार्ट्स पूछ रहा है। तो पहले देखेंगे आप लोग का ऑप्शन में चलेंगे। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मेन होस्ट, आप लोग का मेन होस्ट रहेगा, उसके बाद ऑक्सिलरी होस्ट रहेगा, काउंटर वेट भी रहेगा, जो कि 140 टन बीडी क्रेन का सभी कोई पार्ट्स होता है, ऑक्सिलरी होस्ट, मेन होस्ट, काउंटर वेट, तीनों आप लोग का इसी का ही पार्ट्स है। इन टर्म्स ऑफ 140 टन डीएच बीडी क्रेन लूज सॉयल और पैकिंग में लीड्स टू 140 टन। यहीं पर पूछ रहा है आप लोग का जब भी आप लोग 140 टन क्रेन यूज कर रहे हैं, अगर लूज सॉयल है तो ये कंडीशन में लूज सॉयल और पैकिंग में भी लीड्स टू 140 टन। तो यहीं पर 140 टन क्रेन अगर आप लोग यूज कर रहे हैं, इसमें लूज सॉयल है तो उसका जो प्रॉप रहता है जिसके ऊपर ही वो स्टैंड होकर आपका टोटल भार को ज़मीन पर डालता है जो 140 टन क्रेन, तो क्या होगा ये कंडीशन में लूज सॉयल है तो प्रॉप में सिंकेज, प्रॉप जो है आप लोग का जो चारों साइड आप लोग का निकलेगा, प्रॉप जो निकलेगा ये जो प्रॉप है अंदर धंस सकता है, अंदर घुस सकता है, तो प्रॉप आप लोग का सिंकेज हो जाएगा, प्रॉप जो है धंस जाएगा। इसमें आप लोग का जो भी ब्रेकडाउन का काम अटेंड कर रहे हैं ये अफेक्टेड होगा और इसमें भी एक्सीडेंट होने का और संभावना बढ़ जाएगा। इसीलिए आप लोग का जहाँ पर भी 140 टन आप लोग जो ब्रेकडाउन क्रेन का प्रॉप आप लोग रखेंगे वो आप लोग का जो पोजीशन है वो सही होना चाहिए। आप लोग का वही कंडीशन में जो लूज सॉइल नहीं होना चाहिए, पैकिंग बढ़िया से उस वहाँ पर देना पड़ेगा, तब जाके ही आप लोग प्रॉपर तरीके से बैठेगा। तो यहीं पर आप लूज कंडीशन लूज सॉइल हो जाएगा तो आप लोग का प्रॉप जो है अंदर धंस जाएगा, ये भी याद रखिए। ऑप्शन ए के साथ चलिए। पीओच पीरियडिसिटी ऑफ 140 टन डीएचबीडी क्रेन, यहीं पर देखिए आप लोग का डीजल हाइड्रोलिक जो ब्रेकडाउन क्रेन होता है 140 टन डीएचबीडी, डीएचबीडी मतलब डीजल हाइड्रोलिक ब्रेकडाउन क्रेन, यहीं पर जो होता है 140 टन। तो यहीं पर पीओच पीरियडिसिटी पूछा है, इसका पीओच कब होता है, पीरियडिकल ओवरहॉलिंग कब होता है, ये 8 साल में होता है, जरूर याद रखें। तो आप लोग को कमेंट्स में यहीं पर बताइए कि आप लोग का पीओच क्रेन का 140 टन ब्रेकडाउन क्रेन का आप लोग का पीओच कहाँ पर होता है, जरूर कमेंट्स में बताइए। इन ए डे टाइम सेल्फ प्रोपेल्ड एआरएमए ट्रेन प्लेस्ड ऑन डबल एग्जिट साइडिंग हैज़ टू लीप इन, यहीं पर पूछ रहा है कि आप लोग का जो एआरएमई है जो कि सेल्फ प्रोपेल्ड है, मतलब आप लोग का दोनों तरफ से ही मूवमेंट कर सकता है सेल्फ प्रोपेल्ड, जैसे कि आप लोग का एसपी एआरएमई उसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है एसपी एआरएमई
या SPARMV भी बोला जाता है, ARMV। तो आप लोग का जो सेल्फ प्रोपेल्ड होगा तो यहीं पर आप लोग का डबल एग्जिट, दोनों तरफ से आप लोग का निकास का सुविधा होगा। यही कंडीशन में आप लोग का इसका टाइमिंग डे टाइम में कितने टाइम में ये निकल जाना चाहिए, तो आप लोग का यहीं पर दिया है। दिन के समय में डबल एग्जिट साइडिंग पर रखी गई सेल्फ प्रोपेल्ड ARME ट्रेन का निकलने का समय क्या है, तो यहीं पर ये सही आप लोग का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए के साथ। चलिए 20 मिनट में निकल जाना चाहिए। एज पर स्टैंडर्ड टूल इक्विपमेंट लिस्ट ऑफ ERT व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ स्टैंडर्ड लिस्ट। यहीं पर देखिए आप लोग का जो ERT का स्टैंडर्ड लिस्ट है, एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन का स्टैंडर्ड लिस्ट है, इसमें से आप लोग का कौन सा आप लोग का स्टैंडर्ड लिस्ट में नहीं है, तो देखते हैं ऑप्शन में पहले चलते हैं। यहीं पर आप लोग का हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट, जो आप लोग का HRE इक्विपमेंट होता है, हाइड्रोलिक री रेलिंग इक्विपमेंट, ये सही बात है। पोर्टेबल प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट फॉर कटिंग स्टेनलेस स्टील, SS काटने के लिए, स्टेनलेस स्टील काटने के लिए प्लाज्मा कटर, ये भी आप लोग का ERT का आप लोग का हिस्सा है। इसके बाद देखिए CBC हाइट गेज, ये भी आप लोग का हिस्सा है। लेकिन सिंगल कार टेस्ट रिग, ये आप लोग का इसका ये जो ERT का ये आप लोग का पार्ट्स नहीं है, जरूर याद रखें। सिंगल कार टेस्ट रिग ये आप लोग का सिंगल कार टेस्टिंग के लिए यूज होता है। कोई भी सिंगल कार का या सिंगल वागन का आप लोग जो टेस्ट करते हैं वही कंडीशन में यूज होता है, तो ये आप लोग का यहीं पर पार्ट्स नहीं होगा। OBHS इज डिस्क्राइब्ड एज, यहीं पर देखिए OBHS का फुल फॉर्म पूछा है, तो OBHS आप लोग का जो रनिंग ट्रेन में हम लोग जो क्लीनिंग सर्विस प्रोवाइड करते हैं उसको OBHS स्टाफ बोला जाता है। तो यहीं पर आप लोग का OBHS को डिस्क्राइब किया गया है ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस, इसको बोला जाता है ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस। ऑप्शन ए के साथ चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म टू रजिस्टर पैसेंजर कंप्लेंट और ग्रीवेंस। निम्नलिखित में से कौन सा यात्री शिकायत दर्ज करने के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन पोर्टल है, तो यहीं पर ऑप्शन में देखते हैं। आप लोग का पहला ऑप्शन जैसे कि देख रहे हैं रेल मदद, रेल मदद में आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, आपका कोई भी शिकायत दर्ज है तो, जैसे कि 139 आप लोग को प्रोवाइड कर दिया गया है, तो रेल मदद कर सकते हैं। उसके बाद आप लोग का जो ट्विटर के माध्यम से आप लोग अपना मोबाइल फ़ोन से ट्विटर के माध्यम से भी आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके बाद आप लोग का यहीं पर देखिए जो CP ग्राम है, इसका माध्यम से भी आप लोग जो भी ट्रेन में आप लोग सफ़र कर रहे हैं, जर्निंग कर रहे हैं, जर्नी दौरान कोई भी असुविधा होने से आप लोग CP ग्राम में भी आप लोग इसको दर्ज कर सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग CP ग्राम का फुल फॉर्म याद रख लीजिए, CP ग्राम। तो यहीं पर ये हो जाएगा आप लोग का सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस, सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस redress and monitoring system। CP ग्राम का फुल फॉर्म हो जाएगा सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। इसको भी याद रखिए, CP ग्राम के माध्यम से भी आप लोग शिकायत दर्ज कर सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का जो ऑल ऑफ दिच हो जाएगा सही आंसर। CTS इज एक्सप्लेन्ड एज, यहीं पर देखिए CTS का फुल फॉर्म पूछा है जो कि क्लीन ट्रेन स्टेशन होता है। आप लोग का देखिए जोन में देखा गया है कि CTS स्टेशन आप लोग का नॉमिनेटेड CTS स्टेशन है, जहां पर आप लोग का ट्रेन स्टेबल होने के बाद इसमें आप लोग का जो CTS स्टाफ रहेंगे, क्लीनिंग स्टाफ रहेंगे, आप लोग का टॉयलेट क्लीनिंग वगैरह करेंगे। इसके बाद आप लोग का गार्बेज कलेक्शन करेंगे। उसके बाद आप लोग का जो प्लेटफॉर्म साइड का आप लोग का विंडो ग्लास, AC विंडो ग्लास, उसको भी साफ करते हैं। तो ये आप लोग का जो CTS स्टाफ का काम होता है, उसमें आप लोग का स्टेशन बनाया जाता है, वर्क स्टेशन।
वर्क स्टेशन में 2 से 3 आदमी रहते हैं, इसी से 8-10 वर्क स्टेशन होता है। और सभी आप लोग का जो स्टाफ है वो लोग कोशिश करते हैं कि आप लोग का जो टाइमिंग अनुसार जो शेड्यूल टाइमिंग होगा उसी टाइम में ही आप लोग का जो ट्रेन का साफ सफाई का सुविधा ये लोग करवाते हैं। तो ये जैसे कि आप लोग का एसीआर में, साउथ ईस्टर्न रेलवे में जो राउरकेला है ROU, ये नॉमिनेटेड CTS स्टेशन है। इसी हिसाब से आप लोग का ACCR में बिलासपुर, ये भी आप लोग का CTS स्टेशन के तौर पर नॉमिनेट है। तो जोन वाइज आप लोग का अलग अलग CTS स्टेशन बनाया गया है, जो कि रूट में आप लोग का ट्रेन का साफ सफाई होता है। इन टर्म्स ऑफ कंट्रैक्ट मैनेजमेंट GCC इज डिस्क्राइब्ड एट, यहीं पर देखिए GCC के बारे में बोला गया है। तो आप लोग का जो GCC होता है इसका फुल फॉर्म, तो ये कंट्रैक्ट मैनेजमेंट में एक टर्म आता है GCC, जिसका कि पूर्ण रूप होता है जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट। आप लोग का कोई भी कंट्रैक्ट का एक जनरल कंडीशन रहता है, वही आप लोग का कंडीशन जो कंट्रैक्ट कंडीशन बेसिस में ही आप लोग का कंट्रैक्ट किया जाता है। तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट हो जाएगा। पेस्ट ट्रीटमेंट इन कोचेस इज बीइंग डन इन एवरी, देखिए पेस्ट कंट्रोल पूछा है, तो पेस्ट कंट्रोल यहीं पर जो टाइमिंग दिया गया है ये आप लोग का यहीं पर मेंशन नहीं है कि AC कोचेस के लिए, नॉन AC कोचेस के लिए आप लोग का यहीं पर मेंशन नहीं है, स्लीपर कोचेस के लिए या आप लोग का जनरल कोचेस के लिए। तो यहीं पर लगभग ले लिया गया है, AC कोच का ही दे दिया है। जैसे कि यहीं पर आप लोग का पेस्ट कंट्रोल जो होता है, तो पेस्ट कंट्रोल का आप लोग का कोचेस में जो होता है उसका जो पीरियोडिसिटी टाइमिंग दिया है 15 डेज। तो जैसे कि आप लोग देख लीजिए AC कोच का जो होता है जो पीरियोडिसिटी होता है पेस्ट कंट्रोल का, ये 15 डेज होता है। उसी हिसाब से स्लीपर कोच का 30 दिन होता है या 1 महीना होता है। इसी हिसाब से जो GS कोच रहेगा इसका आप लोग का 2 महीना या आप लोग का 60 डेज, यही अंतराल में आप लोग का ये किया जाता है। तो ये भी ज़रूर आप लोग याद रखें। तो यहीं पर स्टैंडर्ड तौर पर आप लोग का 15 दिन ले लिया गया है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वॉशिंग ऑफ रेलवे ब्लैंकेट्स यूज इन AC कोचेस पैसेंजर, आप लोग का AC कोचेस में जब भी आप लोग जर्नी के दौरान आप लोग को ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है, कंबल आप लोग को जो दिया जाता है, तो इसका धुलाई के लिए आप लोग का इसका भी फ्रीक्वेंसी पीरियोडिसिटी है, जो कि आप लोग का 1 महीने में इसका पीरियोडिसिटी है, 1 महीने में इसका वॉशिंग होना चाहिए जो ब्लैंकेट प्रोवाइड किया जाता है AC कोचेस में। तो ऑप्शन A के साथ चलिए। Which one of the following statement is correct for IREPS, यहीं पर IREPS के लिए कौन सा स्टेटमेंट आप लोग के लिए सही है पूछ रहा है। तो पहले हम लोग IREPS का पूर्ण रूप जानना जरूरी है, जो कि ये होता है इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सर्विस। ये होता है आप लोग का इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सर्विस। सॉरी फ्रेंड्स, ये आप लोग का होता है इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सिस्टम होता है, IREPS इंडियन रेलवे प्रोक्यूरमेंट सिस्टम। तो यहीं पर आप लोग का जो IRPS के अनुसार IREPS जो दिया गया है, इसके बारे में 2 स्टेटमेंट दिया गया है। तो स्टेटमेंट पहले देखते हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है हम लोग इसके बाद चूज करेंगे। इट मे बी यूज्ड फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ नॉन स्टॉक आइटम, ये आप लोग का इसका उपयोग किया जाता है नॉन स्टॉक जो गैर स्टॉक वस्तुओं का खरीद के लिए। उसके बाद दिया है इट मे बी यूज्ड फॉर वर्क्स टेंडर, ये आप लोग का टेंडर के लिए यूज होता है, इसका उपयोग कार्य निविदाओं के लिए किया जाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट देखिए यहीं पर सही है, जैसे कि ये आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम का खरीदारी के लिए ये यूज होता है, ये सही बात है। इसके बाद देखिए आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट इट मे बी, इसके बाद देखिए इट मे बी यूज्ड फॉर
वर्क्स टेंडर, ये आप लोग का टेंडर, आप लोग का जो टेंडरिंग सिस्टम होता है, इसके लिए भी IREPS ये सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है। ये भी आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो आप लोग ऑप्शन सेकंड के साथ चलिए। तो यहीं पर देखिए दोनों स्टेटमेंट ही सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट के साथ भी चलिए, सेकंड स्टेटमेंट के साथ भी चलिए, बोथ 1 और 2 हो जाएगा। तो यहीं पर ऑप्शन सी सही होगा। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। देखिए यहीं पर जो आप लोग का अहमदाबाद जो डिपार्टमेंटल CNW एग्जाम में अभी तक देखा जा रहा है कि स्टेटमेंट दिया जा रहा है, उसमें आप लोग का कौन सा स्टेटमेंट सही है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन सब आप लोग का दे दिया गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो क्वेश्चन देखते हैं, एच पर GCC 2018 ऑफ सर्विस, यहाँ पर जो जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट जो है, GCC जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट 2018 के अनुसार यहीं पर दिया गया ऑफ सर्विस कंट्रैक्ट, द अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट और EMD इज नॉट एप्लीकेबल फॉर फार्म्स रजिस्टर्ड एज MSME। यहीं पर जो MSME के तौर पर जो भी फार्म आप लोग का रजिस्टर्ड है, उनके आप लोग का जो EMD एप्लीकेबल नहीं है, उन लोग को EMD देना नहीं है। अर्नेस्ट मनी जो डिपॉजिट दिया जाता है वो देना नहीं है। ये ऑप्शन 1 बता रहा है आप लोग का पहला स्टेटमेंट बता रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। परफॉर्मेंस गारंटी सबमिटेड शॉल नॉट चेंज ऑफ वेरिएशन अप टू 25%। जो आप लोग का जो PG होता है, परफॉर्मेंस गारंटी होता है, ये बोल रहा है कि आप लोग का परफॉर्मेंस गारंटी शॉल नॉट चेंज फॉर वेरिएशन अप टू 25%। तो यहीं पर आप लोग का प्रस्तुत परफॉर्मेंस गारंटी आप लोग का 25% तक भी 25 तक की भिन्नता के लिए नहीं बदलेगी। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में चलते हैं। जैसे कि यहीं पर देखिए जो GCC 2018 के अनुसार आप लोग का जो स्टेटमेंट दिया गया है कि जो स्टेटमेंट है आप लोग का पहला स्टेटमेंट ये है कि 2018 जो GCC के अनुसार जनरल कंडीशन ऑफ कंट्रैक्ट के अनुसार आप लोग का अर्नेस्ट मनी इज नॉट एप्लीकेबल फार्म रजिस्टर्ड अंडर MSME में जो भी फार्म रजिस्टर्ड हैं इनके लिए EMD लगेगा नहीं। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग का सही है। उसी हिसाब से परफॉर्मेंस गारंटी सबमिटेड शल नॉट बी चेंज फॉर वेरिएशन अप टू 25%, ये भी सही है। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन सी के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं। यूडीएम इज रिफर्ड एट, यहीं पर यूडीएम का सीधी बात है कि आप लोग का फुल फॉर्म पूछा है। जो यूडीएम आप लोग का स्टोर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, तो इसका आप लोग का फुल फॉर्म है यूजर डिपो मॉड्यूल। इसका आप लोग का फुल फॉर्म है यूजर डिपो मॉड्यूल। ये आप लोग का अभी आप लोग का जो स्टोर डिपार्टमेंट के लिए ये कंप्यूटराइज आप लोग का सॉफ्टवेयर है, जिसके माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग ये आप लोग का जो यूडीएम है, इसमें आप लोग जो स्टोर का मैनेजमेंट देखते हैं, जैसे कि मटेरियल का आप लोग इशू कर रहे हैं, रिसिप्ट कर रहे हैं, इसका जो ट्रांजैक्शन जो आप लोग का इसके कंप्यूटराइज लेजर बना रहे हैं, डेली आप लोग का ट्रांजैक्शन रिपोर्ट बना रहे हैं, इशू कितना हो रहा है, रिसिप्ट कितना हो रहा है, आप लोग दूसरा डिपो को कितना दे रहे हैं, दूसरा डिपो से कितना ला रहे हैं, यही सब आप लोग का यूडीएम में ही आप लोग का सब कुछ होता है। ये स्टोर रिलेटेड सॉफ्टवेयर है, ये भी याद रखिए। As per latest model of SOP, the authority to approve non-stock indent of above 5 lakhs and less than 15 lakhs। यहीं पर देखिए जो MSOP है, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर। MSOP SOP का फुल फॉर्म शेड्यूल ऑफ पावर होता है। तो लेटेस्ट जो MSOP है, इसके अनुसार यहीं पर पूछ रहा है कौन सा अथॉरिटी जो है वो अप्रूव करेंगे। नॉन स्टॉक इंडेंट होगा जिसका कि वैल्यू 5 लाख आप लोग का 5 लाख से ऊपर होगा और 15 लाख से कम होगा। इसके लिए आप लोग का अथॉरिटी किसको दिया गया है, शेड्यूल ऑफ पावर, मॉडल शेड्यूल ऑफ पावर किसको दिया गया है, ये आप लोग का सीनियर DME रैंक का ऑफिसर जो होते हैं इनको ही दिया गया है। यहीं पर मैकेनिकल रिलेटेड ये आप लोग का क्वेश्चन है, CNW मैकेनिकल रिलेटेड, इसीलिए आप लोग का यहीं पर सीनियर DME, तो सीनियर DME सीनियर लेवल का जो ऑफिसर रहेंगे उनको ही ये आप लोग का MSOP SOP दिया गया है, जिस जो नॉन स्टॉक इंडेंट आप लोग का अप्रूव करने के लिए यहीं पर आप लोग का जो अधिकारी रहेंगे वो सीनियर DME रहेंगे।
जिसका कि आप लोग का जो नॉन स्टॉक इंडेंट का वैल्यू होगा 5 लाख से ऊपर या आप लोग का 15 लाख से नीचे होगा। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यहीं पर देखिए फिर से स्टेटमेंट आ गया। क्या स्टेटमेंट है देखते हैं। पहला स्टेटमेंट में देख रहे हैं पीएल नंबर इज ए यूनिक 8 डिजिट नंबर यूज्ड फॉर स्टॉक आइटम। सही बात है। जो पीएल नंबर प्राइस लिस्ट नंबर, इसका आप लोग का फुल फॉर्म होता है प्राइस लिस्ट नंबर। हर एक स्टॉक आइटम का पीएल नंबर होता है, याद रखिए। तो पहला स्टेटमेंट आप लोग का सही है। उसके बाद देखिए लास्ट डिजिट ऑफ पीएल नंबर इज चेक डिजिट। पीएल नंबर का जो लास्ट डिजिट होता है ये आप लोग का क्या होता है, ये चेक डिजिट होता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट यहीं पर सही है। तो आप लोग का पीएल नंबर के बारे में थोड़ा देख सकते हैं, जैसे कि आप लोग का फर्स्ट एंड सेकंड जो डिजिट होता है ये मेन ग्रुप को दर्शाता है, एमजी मेन ग्रुप को। इसी हिसाब से आप लोग का तीसरा और जो चौथा डिजिट रहेगा ये सब ग्रुप को दर्शाएगा, एसजी सब ग्रुप। उसी हिसाब से आप लोग का 5, 6 और 7 नंबर जो डिजिट होगा ये किसको दर्शाएगा, ये आइटम सीरियल नंबर को दर्शाएगा। आइटम का जो सीरियल नंबर होगा इसी को दर्शाएगा। उसके बाद जो 8वां वाला संख्या होगा ये चेक डिजिट को दर्शाता है, जो कि लास्ट संख्या होता है। चेक डिजिट को ये आप लोग का दर्शाता है यहीं पर। तो आप लोग ये देखिए जो दो आप लोग का स्टेटमेंट दिया गया दोनों ही सही है। फॉर नॉन स्टॉक परचेज एक्सेप्ट सेफ्टी आइटम, यहीं पर देखिए नॉन स्टॉक आइटम का परचेज करेंगे, जो कि आप लोग का एक्सेप्ट सेफ्टी आइटम बोल रहा है। सेफ्टी आइटम को छोड़ के ये आप लोग का नॉन सेफ्टी आइटम होना चाहिए, नॉन स्टॉक नॉन सेफ्टी आइटम होना चाहिए, जिसका कि फाइनेंशियल जो वेटिंग करेंगे, फाइनेंशियल वेटिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ इंडेंट अप टू। यहीं पर पूछ रहा है नॉन स्टॉक जो आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम होगा वो भी नॉन सेफ्टी आइटम होगा। यहीं पर आप लोग का नॉन स्टॉक नॉन सेफ्टी आप लोग का जो आइटम होगा उसका कितना वैल्यू होने से फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरी नहीं है। तो अप टू आप लोग का 2.5 लाख तक 2.5 लाख तक जो नॉन स्टॉक आइटम होगा और आप लोग का नॉन सेफ्टी आइटम होगा, इसके लिए फाइनेंशियल वेटिंग का आप लोग का ज़रूरत नहीं। तो ऑप्शन ए के साथ चलिए। जैसे कि यहीं पर देख सकते हैं आप लोग का नॉन स्टॉक आइटम होगा जो कि आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी होगा, सेफ्टी कैटेगरी होगा, नॉन स्टॉक आइटम होगा और सेफ्टी कैटेगरी होगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो फाइनेंशियल वेटिंग का जरूरी पड़ेगा यहीं पर। नॉन स्टॉक आइटम होगा, उसके बाद आप लोग का सेफ्टी कैटेगरी में होगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का अगर मोर देन 10 लाख होगा, इंडेंट का वैल्यू मोर देन 10 लाख, इसमें आप लोग का फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरत पड़ेगा। फाइनेंशियल वेटिंग इसमें आप लोग का ज़रूरत पड़ेगा। नॉन स्टॉक आइटम होगा वो भी सेफ्टी कैटेगरी के लिए। तो मोर देन 10 लाख का आप लोग का इंडेंट होगा, तो इसके लिए फाइनेंशियल वेटिंग का ज़रूरत होगा। ये भी याद रखिए, ये भी क्वेश्चन आता है। फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल स्टॉक आइटम इन रेलवे इज क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी नेम्ड। यहीं पर आप लोग का जो इन्वेंट्री कंट्रोल है ये भी स्टोर रिलेटेड है। जो इन्वेंट्री कंट्रोल करेंगे इसमें आप लोग का जो टाइप्स ऑफ होता है, इसमें स्टॉक आइटम रेलवे के लिए जो क्लासिफाइड किया गया है, जो कैटेगरी होता है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का एबीसी एनालिसिस हो जाएगा। तो यहीं पर एबीसी एनालिसिस में ए कैटेगरी, बी कैटेगरी और सी कैटेगरी का आइटम रहता है। तो यहीं पर जो एबीसी एनालिसिस में ए फॉर आप लोग का होता है ऑलवेज, बी फॉर बेटर और आप लोग का सी फॉर हो जाएगा कंट्रोल हो जाएगा। तो ये आप लोग का एक टाइप होता है इन्वेंट्री कंट्रोल का एबीसी एनालिसिस।
इसी हिसाब से आप लोग का एफिशिएंट एनालिसिस है, ये आप लोग का फास्ट, स्लो एंड नॉन मूविंग। एफिशिएंट एनालिसिस इसी हिसाब से और एक एनालिसिस है जिसका नाम है भेद एनालिसिस, VED भेद एनालिसिस, जिसका कि V पर आप लोग का वाइटल हो जाएगा, E पर आप लोग का एसेंशियल, और आप लोग का D पर हो जाएगा डिजायरेबल हो जाएगा, डिजायरेबल। तो ये भी एक्स्ट्रा डाटा आप लोग याद रख सकते हैं। ये भी आप लोग का फुल फॉर्म के साथ, पूर्ण रूप के साथ एक लेटर का आप लोग का स्पेसिफिकेशन मांग सकता है, बोल सकता है, क्वेश्चन में आता है। इसलिए ये तीनों एनालिसिस को इन्वेंट्री कंट्रोल का याद रखिए। आप लोग का ABC, VED एनालिसिस और एफिशिएंट एनालिसिस, ये तीनों का ही फुल फॉर्म आप लोग याद रखिए। इन रिफर टू स्टोर टेंडर्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो स्टोर टेंडर को लेके कौन सा स्टेटमेंट सही है, यहीं पर आप लोग देखिए जो आप लोग का दिया गया है 3 स्टेटमेंट। अपन टेंडर इज अपन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फार्म्स। जो अपन टेंडर्स होता है, अपन टेंडर में पार्टिसिपेट जो भाग करेंगे, सभी फार्म, सभी कंपनी के लिए खुली हुई होता है। इसमें सब कोई भाग ले सकते हैं, एकदम ये 100% करेक्ट है। अपन टेंडर मीन्स इसमें हर कोई फार्म्स, हर कोई कंपनी इसमें भाग ले सकते हैं अपन टेंडर में। सिंगल टेंडर्स आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू OEMs। तो जो सिंगल टेंडर होता है, यहीं पर बोल रहा है रेस्ट्रिक्टेड टू OEM। OEM यहीं पर हो जाएगा OEM, ये भी फुल फॉर्म याद रख लीजिए, ओरिजिनल इक्विपमेंट, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। OEM का फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर। तो यहीं पर आप लोग को बोला है कि सिंगल टेंडर्स आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू OEM। तो ये OEM जो होता है, जो ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर होता है, इसको रेस्ट्रिक्टेड होता नहीं है। तो ये आप लोग, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा। सिंगल टेंडर्स आप लोग का OEM वालों के लिए रेस्ट्रिक्टेड, आप लोग का ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू OEMs, जो कि रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। लास्ट है आप लोग का लिमिटेड टेंडर्स इज नॉट परमिटेड इन रेलवे। तो लिमिटेड रेलवे को भी रेलवे में लिया गया है, लिमिटेड टेंडर टाइप का भी आप लोग का टेंडर है। तो ये भी यहीं पर नॉट परमिटेड बोला है, जो कि गलत है। ये आप लोग का परमिटेड है, लिमिटेड टेंडर भी परमिटेड है। और सिंगल टेंडर्स आर ओनली रेस्ट्रिक्टेड टू OEMs। तो सिंगल टेंडर ओनली आप लोग का जो OEM होता है उनको रेस्ट्रिक्टेड नहीं है। ये भी आप लोग का गलत स्टेटमेंट है। तो सही स्टेटमेंट आप लोग का हो जाएगा अपन टेंडर इज अपन फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ ऑल फार्म्स। इन केस ऑफ रिजेक्शन ऑफ मटेरियल, फ्री पीरियड परमिटेड टू सप्लायर्स टू लीव द मटेरियल विदाउट डेमोरेज चार्जेस। तो यहीं पर जब भी मटेरियल का रिजेक्शन कर देते हैं, तो इसके लिए आप लोग का जो परमिटेड आप लोग का पीरियड एक तो रहता है, उसमें जो उसी दौरान आप लोग का जो सप्लायर्स होता है, ये विदाउट आप लोग का जो डेमोरेज चार्ज के बिना ये आप लोग सामान को वापस ले सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। तो यहीं पर सामग्री की अस्वीकृति के मामले में आपूर्तिकर्ता को विलम्ब शुल्क के बिना सामग्री उठाने के लिए निःशुल्क अवधि जो होता है, जो टाइमिंग होता है, ये आप लोग का जो सप्लायर है, ये 21 डेज के अंदर उसका सामान को ले जाना चाहिए, लिफ्ट करना चाहिए। जबकि आप लोग का कोई भी मटेरियल के लिए ऑर्डर किए हैं जो कि रिजेक्शन हो गया, यही कंडीशन में जो सप्लायर है 21 दिन का टाइम दिया जाता है। तो यही दौरान में उनको उनका सामान लिफ्ट कर लेना चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो शार्प एज इंस्पेक्टिंग एजेंसी फॉर रेलवे मटेरियल सप्लाई। तो रेलवे में जो मटेरियल सप्लाई होता है उसके लिए जो इंस्पेक्शन एजेंसी होता है, निम्नलिखित में से कौन रेलवे सामग्री आपूर्ति के लिए निरीक्षण एजेंसी के रूप में कार्य करता है। तो जो भी आप लोग का एजेंसी है जो कि मटेरियल इंस्पेक्शन करता है रेलवे के लिए, तो ये क्या क्या हो जाएंगे,
ये राइट्स भी करता है और आप लोग का RDSO भी करता है। दोनों संस्था जो है ये मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है। तो यहीं पर देखिए राइट्स जो होता है इसका भी आप लोग का फुल फॉर्म जानना चाहिए। तो ये आप लोग का रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमी सर्विस लिमिटेड। आप लोग का जो राइट्स होता है रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस होता है। तो यहीं पर ये भी मटेरियल आप लोग का इंस्पेक्शन एजेंसी है। तो राइट्स यहीं पर जो है इसका जो आप लोग का हेड क्वार्टर है ये भी याद रखिए। जो राइट्स का हेड क्वार्टर है आप लोग का गुड़गांव हरियाणा है। ये है आप लोग का गुड़गांव हरियाणा। तो ये भी याद रखिए। आप लोग का जो रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस जो होता है आप लोग का राइट्स जो होता है तो इसका आप लोग का जो हेडक्वार्टर है गुड़गांव हरियाणा में है। और इसका जो स्थापना हुआ था ये भी याद रखिए। ये आप लोग का 1974 में इसका फाउंडेशन हुआ था, स्थापना हुआ था 1974 में राइट्स का। उसी हिसाब से आप लोग का यहीं पर देख सकते हैं जो RDSO है इसका भी फुल फॉर्म आप लोग जानते ही होंगे। ये आप लोग का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन है। ये है आप लोग का रिसर्च डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका कि आप लोग का हेडक्वार्टर लखनऊ यूपी में है। लखनऊ यूपी में है, ये भी याद रखिए। जो RDSO इसका हेडक्वार्टर लखनऊ में है, लखनऊ यूपी में है। इसका स्थापना आप लोग का 1957 में हुआ था, ये भी जरूर याद रखें। तो दोनों ही आप लोग का मटेरियल इंस्पेक्शन एजेंसी है। ऑप्शन सी के साथ चलिए। एच पर DNDA रूल्स स्टैंडर्ड फॉर्म SF2 इज इशूड फॉर। यहीं पर देखिए जो आप लोग का SF2 है, SF2 का मतलब हो गया डीम्ड सस्पेंशन, डीम्ड सस्पेंशन। तो ये जो डीम्ड सस्पेंशन है कोई भी रेलवे कर्मचारी पुलिस कस्टडी में 48 घंटा से अगर ऊपर रह जाता है तो इसको SF2 जारी कर दिया जाता है। उस हिसाब से जो सस्पेंशन है इसका आप लोग का स्टैंडर्ड फॉर्म SF1 होता है। माइनर पेनल्टी छोटी शास्ति इसका आप लोग का SF11। इसी हिसाब से देखिए मेजर पेनल्टी बड़ी शास्ति इसका SF5। तो आप लोग को सभी जो आप लोग का DNDA रूल का स्टैंडर्ड फॉर्म सबको याद रखना पड़ेगा। एच पर DNDA रूल व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेनल्टी। जो डिसिप्लिन एंड अपील रूल है उसके अनुसार कौन सा पेनल्टी है। तो यहीं पर देखिए आप लोग का विदहेल्ड ऑफ इंक्रीमेंट इन पे, इंक्रीमेंट आप लोग का रोक दिया जाता है। तो ये भी आप लोग का एक पेनल्टी हो गया। विदहेल्ड ऑफ प्रिविलेज पास, पास अगर आप लोग का बंद किया जाता है, पास पर रोक लगा दिया जाता है, ये भी आप लोग का पेनल्टी है, दंड है। विदहेल्ड ऑफ PTO प्रिविलेज टिकट ऑर्डर जो होता है इसको भी अगर आप लोग का रोक दिया जाता है ये भी आप लोग का पेनल्टी है। तो सिंपल है, यहीं पर ऑल ऑफ दिस हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। पेनल्टी ऑफ कंपलसरी रिटायरमेंट, ये देखिए कंपलसरी रिटायरमेंट, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस इच ओनली इम्पोज्ड बाय। यहीं पर देखिए आप लोग का जो बोल रहा है आप लोग का जो बड़ी शास्ति होगा, आप लोग का मेजर पेनल्टी होगा, कंपलसरी रिटायरमेंट हो गया, रिमूवल और डिसमिसल फ्रॉम सर्विस हो गया। ये आप लोग को कौन लगा सकता है, ये दंड कौन दे सकता है, किसके द्वारा लगाया जा सकता है। जो आप लोग को अपॉइंटमेंट दिए हैं, जो अथॉरिटी आप लोग को नियुक्ति दिए हैं वही आप लोग को ये दंड दे सकते हैं। तो यहीं पर आप लोग का सही आंसर हो जाएगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी हो जाएगा। अपॉइंटिंग अथॉरिटी इन प्रेजेंट ग्रेड, वर्तमान ग्रेड में नियुक्ति प्राधिकारी, यही आप लोग को ये आप लोग का जो पेनल्टी है ये इम्पोज कर सकते हैं, मेजर पेनल्टी। एच पर DNDA रूल द अपीलेट अथॉरिटी इज एक्सप्लेन्ड। तो DNDA रूल के अनुसार अपीलीय अधिकारी किसको हम लोग मानेंगे,
कौन अपीलीय अधिकारी होंगे, एपीलिएट अधिकारी होंगे। तो यहीं पर ऑप्शन में देखिए एपीलिएट अधिकारी जो होंगे, यहीं पर देखिए सही ऑप्शन आप लोग का 1 लेवल एबल द डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी के एक लेवल जो ऊपर जो अथॉरिटी होगा वही आप लोग का अपीलिएट अथॉरिटी होगा, 1 लेवल एबव टू डिसिप्लिनरी अथॉरिटी। अनुशासनात्मक प्राधिकारी के एक स्तर ऊपर जो आप लोग का डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होंगे उसका एक लेवल ऊपर वाला जो अथॉरिटी होगा यही आप लोग का एपीलिएट अपीलीय अधिकारी होगा। ए रेलवे एम्प्लॉय आफ्टर 5 years ऑफ सर्विस इज एंटाइटल्ड फॉर हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्रिविलेज पास इन ए कैलेंडर ईयर। तो आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है आप लोग का ग्रुप सी, आप लोग का यहीं पर जो क्वेश्चन है ग्रुप सी एंड डी कर्मचारी के लिए है। तो ग्रुप सी एंड डी कर्मचारी के लिए आप लोग का अप टू 5 years, अप टू 5 years 5 साल तक 1 सेट आप लोग को पास दिया जाता है, 1 सेट पास। इसके बाद आप लोग का 5 साल के बाद 3 सेट पास दिया जाएगा, ये हो जाएगा आप लोग का 3 सेट पास दिया जाएगा। लेकिन आप लोग का यहीं पर देख लीजिए जो ग्रुप ए और बी अधिकारी होंगे, जो बी ग्रुप ए और बी कर्मचारी अधिकारी जो होंगे, यही कंडीशन में उन लोग को आप लोग का डेट ऑफ ज्वाइनिंग से हर साल, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से आप लोग का एवरी ईयर 6 सेट पास दिया जाएगा, 6 सेट पास उनको दिया जाता है। ये भी जरूर याद रखें, इनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है, जिस डेट में ज्वाइन करेंगे उसी साल में उनको एवरी ईयर 6 की संख्या में हम लोग को पास दिया जाएगा, प्रिविलेज पास दिया जाएगा। हाउ मेनी ईयर्स ऑफ सर्विस आर रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबल ऑफ पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। सेवानिवृत्ति आप लोग को जो सेवानिवृत्ति के बाद आप लोग का जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होता है उसको एलिजिबिलिटी होने के लिए, इसको एलिजिबल होने के लिए आप लोग का कितने वर्षों का सेवा आवश्यक है। तो आप लोग का अगर 20 साल आप लोग का सर्विस हो जा रहा है तो आप लोग पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप पीआरसीपी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे अगर आपका जो सर्विस पीरियड 20 साल ख़त्म हो गया है। तो यही कंडीशन में आप लोग का जो ग्रुप सी और डी कर्मचारी के लिए आफ्टर आप लोग का 20 साल कंप्लीट होने के बाद जो आप लोग का पीसीआरपी मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, पीआरसीपी जो मिलेगा पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, ये आप लोग का कितना संख्या में मिलेगा। तो यहीं पर ये आप लोग का जो पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास होगा ग्रुप एंड सी एंड डी कर्मचारी के लिए 2 सेट्स पर ईयर। आप लोग का हर साल 2 के संख्या में पीआरसीपी मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास। उसी हिसाब से जो पीआरसीपी मिलेगा ये आप लोग का ग्रुप ए और बी के लिए इनको मिलेगा 3 सेट मिलेगा, 3 सेट आप लोग का पीआरसीपी मिलेगा, पोस्ट रिटायरमेंट कम्प्लीमेंट्री पास, ये भी याद रखें। हु आर एंटाइटल्ड फॉर पास अंडर द कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट। यहीं पर देखिए आप लोग का किनको आप लोग का जो एंटाइटल होगा, पास एंटाइटल होगा डिपेंडेंट के तौर पर। यहीं पर क्वेश्चन है तो आप लोग का आश्रित की श्रेणी के तहत पास के लिए कौन पात्र है। हु आर एंटाइटल्ड फॉर ए पास अंडर कैटेगरी ऑफ डिपेंडेंट। डिपेंडेंट रहते हुए आप लोग का पास के लिए जो आप लोग का कौन कौन इसमें शामिल हो सकते हैं, यहीं पर यही क्वेश्चन है। तो यहीं पर देखिए एडॉप्टेड सन, उनको भी आप लोग का डिपेंडेंट के तौर पर ले सकते हैं। इसके बाद आप लोग का देखिए लीगली डिवोर्स डॉटर, ये भी आप लोग का एलिजिबल हो जाएंगे। और आप लोग का जो
विडो मदर रहेंगे, ये भी आप लोग का एलिजिबल हो जाएंगे। तो यही कंडीशन में आप लोग का ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। यही लोग आप लोग का डिपेंडेंट के तौर पर रह पाएंगे पास में। तो मैक्सिमम डिपेंडेंट आप लोग का प्रिविलेज पास में कितना दिया ले सकते हैं, ये जरूर कमेंट्स में बताइए, ये भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज फॉर एनकेसमेंट ऑफ लीव एट द टाइम ऑफ सुपर एनुएशन। देखिए सेवानिवृत्त रिटायरमेंट जब हो जाएंगे उसी टाइम में सेवानिवृत्ति के टाइम पर आप लोग छुट्टी का जो नकदीकरण करेंगे, आप लोग छुट्टी जो एनकेसमेंट करेंगे, नकदीकरण करेंगे, तो ये आप लोग का अधिकतम कितना दिनों का ये हो सकता है। तो आप लोग जो छुट्टी जो आप लोग का एनकेसमेंट करते हैं, तो ये आप लोग का 300 दिन का आप लोग नकदीकरण कर सकते हैं। आप लोग का जब रिटायरमेंट होगा, सुपर एन्युएशन हो जाएगा, सेवानिवृत्ति हो जाएगा, उसी टाइम में 300 दिन का आप लोग एनकेसमेंट कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी के साथ चलिए। व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव। ये देखिए कैजुअल लीव के साथ कौन सा लीव को ले सकते हैं। तो व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ आप लोग का स्पेशल जो कैजुअल लीव है, इसी को ही आप लोग कंबाइन कर सकते हैं। व्हाट काइंड ऑफ लीव कैन बी कंबाइंड विथ कैजुअल लीव। कैजुअल लीव के साथ स्पेशल कैजुअल लीव को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग जो स्पेशल कैजुअल लीव SCL जो मिलता है आप लोग का, जैसे कि इंटर डिविजनल आप लोग का कल्चरल आप लोग का फंक्शन हो गया। उसके बाद स्पोर्ट्स इंटर डिविजनल आप लोग का स्पोर्ट्स में जो भाग लगते हैं, इसके लिए। इसके बाद ब्लड डोनेशन जो करेंगे। इसके बाद स्काउट गाइड में आप लोग अगर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, फैमिली प्लानिंग अगर कर रहे हैं, तो बहुत सारा केस में रेलवे में आप लोग को स्पेशल कैजुअल लीव दिया जाता है। तो यहीं पर आप लोग का जैसे कि यूनियन में भाग लेते हैं, यही आप लोग बहुत सारा एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो आप लोग का जो CL है, ये देखिए आप लोग का जो स्पेशल कैजुअल लीव इसके साथ कंबाइन करके आप लोग ले सकते हैं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। यहीं पर देखिए सब मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग का स्टेटमेंट के अनुसार ट्रू फॉल्स, इसी हिसाब से मैक्सिमम क्वेश्चन यही आरआरबी बोल रहे हैं, जो आप लोग का डिपार्टमेंटल जो एग्जाम अहमदाबाद रेलवे किया है। यहीं पर मैक्सिमम केस में देखा जा रहा है जो आप लोग का अहमदाबाद डिवीजन का डिपार्टमेंटल जो CNW क्वेश्चन पेपर है, स्टेटमेंट सब दिया है, और स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट आप लोग का करेक्ट है, क्या गलत है, इसी टाइप का ही क्वेश्चन सब लिया गया है। नया तरीके का एक आप लोग का पूरा पैटर्न है इसमें, जो कि आप लोग के लिए आसान भी है और डिफ़िकल्ट भी है, ये भी बोल सकते हैं। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोग को ठीक ही लगेगा। तो जैसे कि 95 क्वेश्चन में हम लोग देख रहे हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये देखिए कौन सा करेक्ट है, स्टेटमेंट फिर से दे दिया। द पैटर्निटी लीव शैल बी अवेल्ड विद इन 6 मंथ ऑफ डेट ऑफ डिलीवरी। तो पैटर्निटी लीव पितृत्व अवकाश ये 6 महीने के अंदर आप लोग को ले जाना है, एकदम सही स्टेटमेंट है। इसके बाद मैक्सिमम पीरियड ऑफ पैटर्निटी लीव इज फॉर 15 डेज। ये देखिए आप लोग का जो आप लोग 2 बड़े बच्चों के लिए आप लोग को जो मिलता है पैटर्निटी लीव 15 डेज, इसका पीरियड होता है 15 डेज, ये भी सही है। तो ये हो जाएगा बोथ, देखिए बोथ 1 और 2 दोनों ही स्टेटमेंट आप लोग का सही है। जो आप लोग का PL है पैटर्निटी लीव 6 महीने के अंदर में ले जाना चाहिए, और इसका जो पीरियड होता है 15 डेज का छुट्टी मिलता है। ऑन व्हिच ग्राउंड स्पेशल कैजुअल लीव इज ग्रांटेड टू ए रेलवे सर्वेंट। तो कौन सा ग्राउंड में आप लोग को, यहीं पर देखिए स्पेशल कैजुअल लीव का हम डिस्कस कर रहे थे, तो यहीं पर एग्जाम्पल भी आ जाएगा। तो कौन कौन सा ग्राउंड पर SCL मिलता है रेलवे सर्वेंट को, जो आप लोग का इंटर डिविजनल आप लोग का स्पोर्ट्स होगा, कल्चरल प्रोग्राम होगा, या फैमिली प्लानिंग के लिए होगा, ये सभी का केस में आप लोग को मिलेगा स्पेशल लीव, स्पेशल कैजुअल लीव। तो ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा।
व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, फिर से स्टेटमेंट दे दिया। देखिए चलते हैं स्टेटमेंट में। चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड फॉर फर्स्ट 2 सर्वाइविंग चिल्ड्रन, तो ये बात सही है। जो CCL जो लेते हैं ये आप लोग को अवेल कर सकते हैं फर्स्ट 2 जीवित बच्चों के लिए, ये अवेल कर सकते हैं। तो पहला स्टेटमेंट एकदम सही है। सेकंड स्टेटमेंट में चलते हैं। चाइल्ड केयर लीव कैन बी अवेल्ड फॉर चिल्ड्रन अप टू 14 ईयर्स, जो चाइल्ड केयर लीव को आप लोग जो बच्चों को 14 साल तक आप लोग ले सकते हैं, जो कि यहीं पर ये स्टेटमेंट आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। यहीं पर देखिए आप लोग का जो सेकंड स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा, जो कि आप लोग का सेकंड स्टेटमेंट जो है ये कितना होना चाहिए, ये आप लोग का अप टू एज जो है ये 18 साल तक होना चाहिए। 18 साल तक जो बच्चा होगा इसी टाइम के अंदर में आप लोग जो CCL ले सकते हैं। तो यहीं पर सेकंड जो स्टेटमेंट है ये आप लोग का गलत हो जाएगा। बच्चा का 18 साल होने तक आप लोग जो CCL जो पीरियड है वो ले सकते हैं, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन में चलिए देखते हैं। तो ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट आप लोग का सही है। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहीं पर देखिए फिर से स्टेटमेंट आ गया। प्रमोशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पेनल्टीज ऑफ विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पासेस एंड PTOs। सेकंड स्टेटमेंट है एम्प्लॉय ऑन सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो देखिए पहला जो आप लोग का स्टेटमेंट है यहीं पर पूछ रहे हैं प्रमोशन कैन बी डन ड्यूरिंग पेनल्टीज, आप लोग का प्रमोशन हो सकता है अगर आप लोग का विदहोल्डिंग ऑफ प्रिविलेज पास एंड PTO, आप लोग का प्रिविलेज पास PTO अगर बंद कर दिया गया, रोक लगा दिया गया, जो कि एक तो माइनर पेनल्टी होता है, तो यही केस में आप लोग को प्रमोशन दिया जा सकता है। एकदम सही स्टेटमेंट है। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं। एम्प्लॉय ऑन सस्पेंशन इज एलिजिबल फॉर सब्सिस्टेंस अलाउंस, तो जो भी एम्प्लॉय सस्पेंशन में रहते हैं उनको सब्सिस्टेंस अलाउंस दिया जाता है, निर्वाह भत्ता दिया जाता है, जो कि इसके लिए आप लोग का SF3 फॉर्म जारी कर दिया जाता है। तो ये देखिए ये भी आप लोग का स्टेटमेंट एकदम सही है। सस्पेंशन के दौरान आप लोग का जो सब्सिस्टेंस अलाउंस आप लोग का बेसिक DA का 50% या कंडीशन देख के 75% भी इसमें दिया जा सकता है। तो 75 ये 50 से 75% तक दिया जा सकता है। ये आप लोग का सब्सिस्टेंस अलाउंस है, निर्वाह भत्ता है, जो कि सस्पेंशन का पीरियड में आप लोग का एम्प्लॉय को दिया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड 1 और 2 दोनों करेक्ट है। तो चलिए ऑप्शन C में चलते हैं। व्हाट इज द वैलिडिटी पीरियड ऑफ द प्रीवियस ईयर्स पास इशूड इन न्यू ईयर, हम लोग जब भी पास आप लोग का जो इशू करते हैं तो पास इशू करते हैं हर एक साल, जैसे कि आप लोग का पास मिल रहा है तो लास्ट आप लोग का जो पास आप लोग इशू करेंगे, अगर पकड़ लीजिए आप लोग 31 दिसंबर को पास इशू कर रहे हैं तो इसका जो वैलिडिटी रहता है 5 मंथ का रहेगा, वैलिडिटी 5 मंथ रहता है। यही कंडीशन में ये आप लोग देखिए तो 30 मई तक आपका पास यहीं पर क्या होगा, ये वैलिड रहेगा। तो यही कंडीशन में आप लोग का क्या होगा, ऑप्शन में चलते हैं। तो वैलिडिटी ऑफ पीरियड ऑफ प्रीवियस ईयर जो पास होगा इशूड इन नया साल में जो पास इशू करेंगे प्रीवियस साल का पास को, तो इसका वैलिडिटी जो रहेगा ये अप टू 30 मई तक रहेगा। 30 मई तक आपका इसका नया साल में वैलिडिटी रह जाएगा। ये भी आप लोग के लिए बेनिफिट है। रेलवे सर्वेंट ऑन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव एंटाइटल्ड फॉर व्हाट अमाउंट ऑफ लीव सैलरी, यहीं पर देखिए जो EOL होता है EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, तो जब कोई एम्प्लॉय के पास किसी भी प्रकार का आप लोग का छुट्टी नहीं रहता है, यही कंडीशन में उसको EOL दिया जाता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव, जो कि नो वर्क नो पे टाइप का यही होता है EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। जब कोई भी रेलवे एम्प्लॉय के पास किसी भी प्रकार का छुट्टी उसके पास नहीं रहता है, यही कंडीशन में EOL एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव दिया जा सकता है, में भी सेंक्शन हो सकता है, जिसमें कि नो वर्क नो पे टाइप का होगा। तो यहीं पर आप लोग का ऑप्शन में चलते हैं। उसी दौरान उसको क्या पेमेंट मिलेगा, पेमेंट मिलेगा नहीं, नो पे हो जाएगा। ऑप्शन C के साथ चलिए।
राजभाषा का चलिए देखते हैं क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन राजभाषा से। तो यहीं पर पहला क्वेश्चन में देख रहे हैं, संविधान के अनुच्छेद 344(4) के अनुसार संसदीय समिति में लोकसभा से कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा से देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, 20 सदस्य होते हैं और आप लोग का 10 होते हैं ये राज्यसभा से होते हैं। तो टोटल मेंबर आप लोग का 30 के संख्या में होते हैं। टोटल मेंबर जो होते हैं 30 के संख्या में, लोकसभा से 20, राज्यसभा से 10। अनुच्छेद 344(1) के अनुसार राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था? राजभाषा आयोग का गठन आप लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, इसका आप लोग का गठन कब हुआ था? तो ऑफिशियल लैंग्वेज जो कमीशन, राजभाषा आयोग का गठन जो हुआ था, ये आप लोग का कब गठन हुआ था? ये गठन हुआ था 7 जून 1955 को। ये गठन हुआ था 7 जून 1955 को। तो इसका आप लोग का जो फर्स्ट चेयरमैन थे, फर्स्ट चेयरपर्सन, चेयरमैन जो थे, ये कौन थे? ये आप लोग का बीजी खेर थे। ये भी याद रखिए, बीजी खेर। संविधान की 8वीं अनुसूची में कुल कितने भाषाएं को शामिल किया गया है? तो ये 22 भाषा को, रिपीटेड क्वेश्चन है, जो कि इनिशियली जब शुरुआती दौर पर, शुरुआत पीरियड में ये आप लोग का 14 लैंग्वेज को शामिल किया गया था। उसके बाद ये आप लोग का अलग अलग भाषा को शामिल करते करते अलग अलग आप लोग का अमेंडमेंट में ये आप लोग का अभी 22 के संख्या में टोटल है लैंग्वेज 8वीं अनुसूची में। राजभाषा नियम 11(2) के अनुसार केंद्र सरकार के किसी कार्यालय में प्रयोग किए जाने वाले रजिस्टर के प्रारूप और शीर्षक किस भाषा में लिखे जाना चाहिए? तो इसका जो नाम, जो रजिस्टर में जो अलग अलग रजिस्टर आप लोग केंद्र सरकार के कार्यालय में यूज करते हैं, इसमें जो हेडिंग होगा, तो ये सब आप लोग का हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा द्विभाषी होना चाहिए। तो ऑप्शन सी के साथ चलिए। राजभाषा नियम 1976 के अनुसार दादर नगर हवेली और दमन दीव किस क्षेत्र में आते हैं? ये जो आप लोग का जो दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये आप लोग का आते हैं ख क्षेत्र में आते हैं, बी रीजियन में आते हैं। तो जैसे कि बी रीजियन में आप लोग का जो स्टेट है, कौन कौन सा राज्य आता है, ये भी आप लोग का एग्जाम में आता है। जैसे कि यहीं पर बी रीजियन में गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, इसके बाद पंजाब, ये आप लोग का तीनों स्टेट है, ये रहेगा स्टेट। ये हो गया बी रीजन में। बी रीजन में आप लोग का आ जाएगा गुजरात आ जाएगा। इसके बाद आप लोग का महाराष्ट्र आ जाएगा। सॉरी फ्रेंड्स, यहीं पर आप लोग का महाराष्ट्र MH होना चाहिए, गलती से MP हो गया, महाराष्ट्र। यहीं पर और एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, शायद कुछ गलती रिपीट हो गया है। तो यहीं पर आप लोग का जो दिया है दादर नगर हवेली और दमन दीव, ये बी क्षेत्र में आता है। तो बी क्षेत्र में जो स्टेट आते हैं, ये हम बता रहे थे, शायद गलत रिपीट हो गया है, जो कि गुजरात आएगा। इसके बाद आप लोग का महाराष्ट्र आएगा और आप लोग का पंजाब, 3 स्टेट इसमें आता है, ये आप लोग याद रखिए। उसके बाद आप लोग का यूनियन टेरिटरी जो यहीं पर दिया है, दादर नगर हवेली और आप लोग का दामन दीव, ये आप लोग का आएगा। आप लोग का ये हो गया स्टेट में, बी रीजन में, ये सब आप लोग का स्टेट आ गया। उसके बाद आप लोग यूनियन टेरिटरी देख सकते हैं, यूनियन टेरिटरी, ये आप लोग का दादर एंड नगर हवेली, दादर एंड नगर हवेली एंड दामन एंड दीव, दामन और दीव आएगा। इसके बाद आप लोग का चंडीगढ़ आएगा, चंडीगढ़, ये भी आप लोग याद रखिए। और एक एग्जाम में आप लोग का ये भी आया है
कि देखिए दादर नगर हवेली इसका कैपिटल, इसका राजधानी भी आया है जो कि सिलभासा होता है, ये भी याद रखिए। वर्ष 1973 में गठित पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो 1973 में आप लोग का पहली रेलवे हिंदी सलाहकार समिति जो गठित हुआ था उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो ये आप लोग का श्री ललित नारायण मिश्रा जी किए थे। ऑप्शन ए के साथ चलिए। नेक्स्ट चलते हैं, रेलवे हिंदी निबंध प्रतियोगिता में राजपत्रित और अराजपत्रित वर्ग में प्रथम पुरस्कार राशि के रूप में कितने राशि दिया जाता है? तो यहीं पर आप लोग का जो रेल मंत्री हिंदी ऐसे कंपटीशन है, रेल मंत्री हिंदी ऐसे कंपटीशन, ये है आप लोग का रेल मंत्री हिंदी ऐसे कंपटीशन जो है रेल मंत्री हिंदी निबंध प्रतियोगिता जो कि आप लोग का किया जाता है, ये आप लोग का गैजेटेड और नॉन गैजेटेड दोनों कैटेगरी में किया जाता है। ये आप लोग का राजपत्रित अराजपत्रित दोनों कैटेगरी में किया जाता है, जिसमें कि आप लोग का जो लिखेंगे ये आप लोग का 2500 2500 वर्ड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये जो निबंध लिखेंगे इसके लिए आप लोग का जो पुरस्कार राशि रहेगा, तो इसमें जो आप लोग का फर्स्ट प्राइज होता है ये आप लोग को 6000 दिया जाएगा और सेकंड प्राइज जो है ये आप लोग का 4000 का राशि दिया जाता है। तो यहीं पर ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में चलते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रथम पुरस्कार 6000 हो जाएगा जो कि राजपत्रित अराजपत्रित दोनों कैटेगरी में किया जाता है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। इस हिसाब से आप लोग का ये भी क्वेश्चन आता है, हिंदी दिवस प्रत्येक साल हर वर्ष जो हिंदी दिवस मनाया जाता है ये आप लोग का 14 सितंबर को, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, ये भी याद रखिए। राजभाषा नियम के अनुसार यदि किसी कर्मचारी ने मैट्रिक परीक्षा या उसकी समतुल्य या उससे उच्चतर कोई परीक्षा हिंदी में उत्तीर्ण कर ली है तो कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? तो यहीं पर देखिए राजभाषा के नियम के अनुसार अगर मैट्रिक आप लोग परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है या इसका जो सेम लेवल का एग्ज़ाम में आप लोग उत्तीर्ण हुए हैं, पास हुए हैं, या इससे अगर आप लोग जो उच्चतर कोई कोर्स हिंदी में किए हैं और इसमें पास हुए हैं, तो वो कर्मचारी को क्या समझा जाएगा? वो कर्मचारी को समझा जाएगा कि हिंदी में उनका प्रोफिशिएंसी हिंदी में प्रवीणता है। तो ये आप लोग ऑप्शन ए के साथ चलिए, वही कर्मचारी को हिंदी में प्रवीणता है प्राप्त किया है बोल के माना जाएगा। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? यहीं पर देखिए क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति पूछ रहा है, तो जोन में पूछ रहा है। ये आप लोग का जोन में जो राजभाषा कार्यान्वयन समिति होंगे उनका चेयरमैन कौन होंगे, उनका अध्यक्ष कौन होंगे? तो वहाँ का अध्यक्ष आप लोग का महाप्रबंधक हो जाएंगे। यहीं पर आप लोग का जो महाप्रबंधक हो जाएंगे जीएम साहब हो जाएंगे। आप लोग का जनरल मैनेजर जो होंगे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होंगे महाप्रबंधक जीएम साहब। तो चलिए फ्रेंड्स, अहमदाबाद डिवीज़न का जो आप लोग का CNW डिपार्टमेंटल जो एग्ज़ाम हुआ था जेई के लिए, यहीं पर आप लोग का समाप्त हो रहा है, जिसमें कि आप लोग का स्टेटमेंट सब दिया गया था। उसी हिसाब से आप लोग को स्टेटमेंट निकालना था। तो नया तरीके का ये सब क्वेश्चन इसमें डाला गया है। तो इसी तरीके का आप लोग का डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम प्रिपरेशन के लिए चैनल के साथ जुड़े रहिए। जो भी फ्रेंड्स अभी तक नहीं जुड़े हैं उनसे गुजारिश है, रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द चैनल के साथ जुड़िए। और आप लोग के पास भी ऐसा कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर सेंड कीजिए, उसका आप लोग का आंसर निकाल के वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा।
डेली देखिए चैनल में आप लोग का कम्युनिटी पेज में आप लोग क्लिक कीजिए, जैसे भी 10 से 15 क्वेश्चन डेली अपलोड हो रहा है, वहाँ भी जाके आप लोग रेगुलर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिए। जय हिंद दोस्तों।